Hello everyone, good morning. Today now I am going to explain you chapter number 12, friction. You know very well what is the friction. In last chapter we have already learned it. हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा है कि फ्रिक्शन होता क्या है. तो यहाँ पे फ्रिक्शन के बारे में, जैसे कि कोई ड्राइवर कार चला रहा, ट्रक चला रहा है, तो उसको अगर धीरे करना है तो क्या करता है, ट्रैफिक सिग्नल पे व्हीकल धीरे हो जाते हैं. ऐसा क्यों? यू स्लो डाउन यूर बाइसिकल व्हेन यू आर नीडेड अप्लाइंग ब्रेक्स. आप जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो वो धीरे हो जाता है. हैव यू एवर थॉट व्हाई द बाइसिकल स्लो डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड? जब ब्रेक अप्लाइड किए जाते हैं तो ये धीरे क्यों हो जाता है एक्चुअली? नॉट ओनली व्हीकल, एनी ऑब्जेक्ट्स मूविंग ओवर सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट्स स्लो डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. तो इसके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि बॉल वगैरह लुढ़क रही है, तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट रनिंग कर रहा है तो धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो जाता है. कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाया नहीं गया फिर भी, तो ऐसा क्यों होता है? फाइनली इट स्टॉप्स. हैव यू नॉट सीन अ मूविंग बॉल ऑन द ग्राउंड स्टॉपिंग आफ्टर सम टाइम? आप ग्राउंड पर बॉल मूविंग कर रही है, कुछ समय बाद वो धीरे हो जाती है और लास्ट में स्टॉप हो जाती है. वाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पिल? जब हम बनाना पिल पर पाँव रख देते हैं तो हम क्यों गिर जाते हैं एक्चुअली? तो वाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन द स्मूथ एंड वेट फ्लोर? और वेट फ्लोर इस पर चलना, स्मूथ फ्लोर पर चलना मुश्किल क्यों होता है एक्चुअली? तो यहाँ पे इन सब के आंसर्स फाइंड आउट करेंगे हम इस चैप्टर में कि ये सारी घटनाएं ऐसे क्यों होती हैं. तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल, यहाँ एक एक्टिविटी दी गई है. यहाँ पे टेबल रखा है, टेबल के ऊपर एक बुक रखी है. बुक को हम हाथ से इधर धक्का मारेंगे तो आप देखोगे कि वो आगे की तरफ थोड़ी जाके फिर रुक जाती है. इसी तरह से दूसरी इस तरह से हम हाथ से एकदम से उसको धक्का मारेंगे दूसरी तरफ डायरेक्शन चेंज करके, तो भी वो थोड़ी आगे जाके रुक जाती है. तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कोई फोर्स लग रहा है जो उसको रोक रहा है दोनों टाइप से. भले डायरेक्शन उसका हमने चेंज किया तो भी दोनों तरह से उसको दूसरी तरफ जाने के लिए रोक रहा है. You saw that if you apply the force along the left, frictionals act along the right. यहाँ पे जब हम इसको लेफ्ट की तरफ धक्का लगाते हैं तो वो एक फोर्स लगता है जो उसकी उल्टी डायरेक्शन में लगता है, राइट में लगता है. तो इफ़ यू अप्लाई द फोर्स अलोंग द राइट, द फ्रिक्शनल एक्ट्स अलोंग द लेफ्ट डायरेक्शन. तो ये अगर हम राइट में धक्का मारेंगे तो लेफ्ट में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और लेफ्ट में धक्का मारेंगे तो राइट में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. यानी कि उसको अपोज करता है, फोर्स जो लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फोर्स लग रहा है. इन बोथ केसेस द फोर्स अपोज द मोशन ऑफ द बुक. इन दोनों केस में उसके मोशन को वो अपोज कर रहा है. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोज द अप्लाइड फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज क्या करता है, जो फोर्स लगाया गया उसको अपोज करता है. In the above activity, the force of the frictional acts between the surface of the book and the surface of the table. तो यहाँ पे दो सरफेस का होना जरूरी है, दोनों का टच होगा तभी ये फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. यहाँ इज द फ्रिक्शंस द सेम फॉर द ऑल द सरफेसेस. इस तरह से सभी सरफेस के लिए फ्रिक्शन क्या लगता है सेम? नहीं, सबके लिए सेम नहीं होता है. जैसी सरफेस होगी, सरफेस का जैसा प्रकार होगा या सरफेस जिस तरह से बिहेव करेगी उस तरह का होगा. ये रफ होगी, स्मूथ होगी या मीडियम रफ होगी, इस तरह से. डज इट डिपेंड ऑन द स्मूथनेस ऑफ द सरफेस? क्या ये सरफेस की स्मूथनेस पे डिपेंड करता है? यस. जितना ज़्यादा स्मूथ होगा उतना कम फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा. तो इसके लिए यहाँ हम एक एक्टिविटी करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स फ्रिक्शनल फोर्स को अफेक्ट करते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शनल. यहाँ पे एक्टिविटी है, यहाँ पे दिया है टाई अ स्ट्रिंग अराउंड अ ब्रिक. यहाँ ब्रिक दी है, इसकी चारों तरफ एक रस्सी कोई बांधनी है. पुल द ब्रिक बाय द स्प्रिंग बैलेंस. यहाँ पे एक स्प्रिंग बैलेंस है, उससे पुल करना है. फिर तो ये रस्सी यहाँ स्प्रिंग बैलेंस में लगा के यहाँ पुल करना है. यहाँ स्प्रिंग बैलेंस आप देख सकते हो ये फिगर में. पहले मैं स्प्रिंग बैलेंस समझा देती हूँ. ये स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होती है जो मेजर करती है फोर्स, जो फोर्स लगाया गया ऑब्जेक्ट पे. एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज कंसिस्ट कॉइल्ड स्प्रिंग. इसमें कॉइल्ड स्प्रिंग होती है विच गेट स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू. तो ये कॉइल्ड स्प्रिंग जब इस पे फोर्स लगाया जाता है तो स्ट्रेच होती है, और स्ट्रेच होती है तो यहाँ पे एक पॉइंटर होता है. स्ट्रेचिंग ऑफ द स्प्रिंग इज मेजर्ड बाय अ पॉइंटर मूविंग ऑन द ग्रेजुअली स्केल. यहाँ स्केल के यहाँ पॉइंटर होता है. तो ये जितना ज़्यादा फोर्स होता हो उतना ज़्यादा उसको दिखाएगा, जितना ज़्यादा वेट होगा. तो यहाँ पे द रीडिंग ऑन द स्केल गिव्स द
मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो यहाँ वो फोर्स को बताता है कि यहाँ कितना फोर्स लग रहा है स्केल में। तो यहाँ पे आप इस एक्टिविटी में वापस आ जाइए। तो यहाँ स्प्रिंग बैलेंस लगाना है, फिर यू नीड टू अप्लाई फोर्स, यहाँ फोर्स अप्लाई करना है। नोट डाउन द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस व्हेन द ब्रिक जस्ट बिगिन मूव, जबकि यहाँ खींचना है आपको और जस्ट वो मूव करना बिगिन करती है तो उस रीडिंग को हमको नोट डाउन करना। इट गिव्स यू अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यह फ्रिक्शनल फोर्स का मेजर देती है। ये बिटवीन द सरफेस ऑफ ब्रिक एंड द फ्लोर, फ्लोर और सरफेस दोनों की सरफेस के बीच में कितना फ्रिक्शनल लग रहा है ये आपको दिखाती है स्केल पे, जो आपका ये स्प्रिंग बैलेंस का जो स्केल है ना उसके ऊपर। नाउ व्रैप, अब क्या करें इसको पॉलीथीन बैग में, इस ईंट को हम पॉलीथीन बैग में व्रैप करते हो, ऐसी एक्टिविटी को रिपीट करते हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, अलग अलग रीडिंग आती है, दोनों की सेम नहीं आती है। और इसी को फिर बाद में हम क्या करेंगे, एक जूट बैग लेंगे, जूट बैग लेके उसमें रख के ब्रिक को करेंगे। तो आप देखोगे किस किस में सबकी रीडिंग अलग आती है, सेम नहीं आती है, यानी कि फ्रैक्शनल सब में अलग अलग लग रहा है। कि इसको अगर पॉलीथीन बैग में व्रैप करोगे तो थोड़ा स्मूथनेस आ जाएगी, जो आपका ये ब्रिक का था नीचे का हिस्सा जो थोड़ा रफ था तो वो स्मूथ हो जाएगा। तो स्मूथ होने की वजह से दोनों के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाएगा और कम होने से यहाँ पे रीडिंग कम आएगी, फोर्स कम लगेगा। तो इस तरह से ब्रिक का और अलग अलग चीज़ों में व्रैप करके आप देख सकते हो कौन सा, अगर रफनेस ज़्यादा होगी किसी भी चीज़ में तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। जैसे कि जूट पॉलीथीन बैग से ज़्यादा जूट का होता है, तो जूट यहाँ रफ हो गई तो उस तरह से उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब एक और एक्टिविटी है यहाँ पे, मेक इंक्लाइन प्लेन। यहाँ पे आपको एक इंक्लाइन प्लेन बनाना है, जैसा मैं आपको फिगर में दिखा देती हूँ। इधर यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हो, इस फिगर में इंक्लाइन प्लेन यानी टेढ़ा सा एक प्लेन आपको बनाना है। यहाँ बुक्स वगैरह या कुछ भी रख के आप इसको एक प्लेन बना सकते हैं। फिर आप बैटरी लेंगे, एक बैटरी जो सेल या जो खराब हो चुका अनयूज्ड सेल, ये बैटरी होती है इस तरह से, इसको लेके आप इसके ऊपर लुढ़काएंगे, धीरे से इससे ऐसे लुढ़काएंगे तो आप देखोगे कितनी थोड़ी डिस्टेंस पे जाके ये रुकता है, यहाँ कहीं पे भी रुकता है। तो उसको आपको मेजर करना है कि कितनी डिस्टेंस पे जाके रुका है। अब आपको सेकेंड एक्टिविटी में क्या करना है, यहाँ पे एक कपड़ा बिछा देने का है। कपड़ा बिछा के अब वापस यही एक्टिविटी यहीं से सेल अब पीछे से लुढ़काना है, तो आप वापस मेजर करोगे कि कितनी डिस्टेंस पे जाके रुका है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दोनों एक्टिविटी से क्या समझ आया। इन विच केस द डिस्टेंस कवर्ड द मैक्सिमम, किस केस में मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा और यह क्यों, वाई इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पेंसिल सेल डिफरेंट एवरी टाइम, हर टाइम दोनों में डिफरेंट क्यों आई इनकी। ट्राई टू रीजन, अब इसका रीजन हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे है, डज द डिस्टेंस कवर्ड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ विच इज सेल मूव्स। यस, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या इसके नेचर पे डिपेंड करता है, सरफेस पे। जैसा कि हमने सरफेस चेंज कर दी, पहले यहाँ पे स्मूथ तो ये टेबल ही था, यहाँ पे बाद में हमने एक क्लॉथ बिछा दिया तो यहाँ पे थोड़ा रफनेस आ गया। तो यहाँ सरफेस चेंज होने से भी यहाँ पर मोशन चेंज हो जाएगा इसका बैटरी का। Could the smoothness of the surface of the cell also affect the distance traveled by it? क्या यहाँ पे स्मूथनेस होने की वजह से, यहाँ फर्स्ट वाले में स्मूथनेस थी तो यहाँ जो डिस्टेंस ट्रैवल की गई उसमें इफेक्ट आता है। यस, इफेक्ट आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ फ्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो डिस्टेंस कम कवर करेगा, क्योंकि उसको अपोज कर रहा है उसके मोशन को। फ्रैक्शनल फोर्स ऑलवेज अपोज कर रहा है किसी भी चीज़ के मोशन को। फ्रिक्शंस इज कॉज्ड बाय द irregularities on the two surfaces to contact, दो surfaces जो contact में होती है उनके बीच में irregularities होती है, उस वजह से frictional force लगता है। Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities, भले वो कितनी ही स्मूथ दिख रही है लेकिन उसमें माइनर छोटी छोटी irregularities होती है। On देम, जैसा कि फिगर में यहाँ नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये स्मूथ सरफेस है फिर भी इनके बीच में, दोनों के बीच में इरेगुलरिटीज, ये ब्लैक वाली नीचे सरफेस दिखाई है, ये बुक की दिखाई गई है आपको। दोनों की इरेगुलरिटीज दिख रही है, भले तो हमको दोनों ही स्मूथ लगती है लेकिन इनमें इरेगुलरिटीज यानी कि थोड़ा खरोच या खाँच होती है। इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस लॉक इनटू वन अनदर, ये दोनों एक दूसरे में लॉक हो जाती है, इस वजह से क्या होता है उनका मोशन में रुकावट आती है। into the another, when we attempt to move any surface we have to apply a force to overcome interlocking, इनको interlocking तोड़ने के लिए हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेंगे तभी ये मूव करेगी।
ऑन रफ सरफेस देयर आर अ लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटी। अब इस तरह से स्मूथ में भी अगर इरेगुलरिटीज है तो रफ में तो बहुत ज़्यादा नंबर्स में इरेगुलरिटीज होगी। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ रफ सरफेस टू इन्वॉल्व। अगर रफ सरफेस यहाँ हुई, दूसरी बुक एन किसी रफ सरफेस पे इसी को रख दिया तो यहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। We see that the frictional is caused by the interlocking of irregularities in the two surfaces। जैसा कि हमने पढ़ाई की, दो सरफेस की इंटरलॉकिंग irregularities की वजह से, जो इंटरलॉक हो जाती है की वजह से फ्रिक्शन लगता है। इट इज obvious that the force of frictions will increase if the two surfaces are pressed harder। अगर वो एक दूसरे में बुरी तरह से ऐसे चिपक जाती है तो हमको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। You can experience it by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it। अगर मैट के ऊपर कोई नहीं बैठा है तो हम आसानी से उसको खिसका लेते हैं, लेकिन अगर कोई बैठा है तो वहाँ पे क्या उनका इंटरलॉकिंग हो जाता है, प्रेस हो जाती है, उस वजह से हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। Recall your experiences when last times you moved a heavy box from a place to another। यहाँ पे दिखाया गया कि heavy box को अगर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। If you have no such experience, get a experience now। What is easier, to move the box from rest or to move it when it is already motion। अब यहाँ पे दूसरे ये चीज़ है कि अगर कोई चीज़ मोशन में है तो उसको आसानी से कंटिन्यू मोशन में लाया जा सकता है, लेकिन कोई रेस्ट में है तो उनमें क्या इंटरलॉकिंग हार्डर हो जाती है, तो उस वजह से हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट, इट इज मेजर टू द स्टैटिक फ्रैक्शंस। मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन, इसको हम स्टैटिक फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। अगर रेस्ट में है किसी चीज़ को, हम उसको ज़्यादा फोर्स लगा के उसको हम मूविंग स्टेट में ला रहे हैं। तो ऑन द अदर हैंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज मेजर ऑफ स्लाइडिंग फ्रैक्शन। तो इसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रैक्शन। जो उसका मेजर होगा वो थोड़ा कम भी होगा तो इसको स्लाइडिंग फ्रैक्शन बोलेंगे। जो कि पहले से मूविंग है उसको स्पीड थोड़ा बढ़ा रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग फ्रैक्शन। When the box started sliding, the contact points on its surface do not get enough time to lock into the contact points on the floor। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, अगर मूविंग में है तो उसको पर्याप्त टाइम नहीं मिलता है उसको वापस लॉक करने के लिए कॉन्टेक्ट सरफेस को, तो वो कंटिन्यू चलता रहता है फ्लोर पे। सो द स्लाइडिंग फ्रैक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रैक्शन। इस वजह से जो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो थोड़ा कम होगा, स्मॉलर होगा देन द या स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड यू फाइंड इट somewhat easier to move the box already in motion then get started। पहले से मोशन है उसको हम आसानी से इजी वे में मूव कर सकते हैं, जबकि हम अगर स्टार्ट करेंगे उसको मोशन में लाना उसके कंपेरेटिवली में तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि फ्रिक्शनल फोर्स किस तरह से लगता है। इसमें इंटरलॉकिंग होती है और मूविंग है तो कम लगाना पड़ेगा, और पहले से स्टैटिक है तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने फोर्स के बारे में पढ़ लिया कि फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली किस तरह से काम करता है और कैसा होता है। अब है ये फ्रिक्शन फोर्स हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। फ्रिक्शन अ नेसेसरी इविल, यह बुराई भी है अच्छाई भी है फ्रिक्शन होना, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स होने की वजह से हम ज़मीन पे खड़े रह पा रहे हैं। जैसे कि अगर स्मूथ होगा, जैसे केले के छिलके पे पाँव लगा तो हम गिर जाते हैं। अगर स्मूथ नहीं, रफ सरफेस है, उस वजह से हम वहाँ इंटरलॉकिंग की वजह से हम चल पा रहे हैं और खड़े रह पा रहे हैं आराम से। वो सारे हमारे व्हीकल्स भी चल पा रहे हैं, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।